शिक्षा नगरी सीकर राजस्थान के अंदर एक से टॉप एक शिक्षा के अंदर बच्चों को दे रही है। मेरे साथ राजस्थान के अंदर जेड एग्ज़ाम के अंदर जो राजस्थान टॉपर रही है आरती कुमावत मेरे साथ हैं। आरती, आपने जो ये एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर टॉप किया है, पहले तो उसके बारे में बताओ ज़रा। नमस्ते, मैं आरती कुमावत हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि मैंने जेट एग्ज़ाम दिया है, जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि राजस्थान की जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो इसके अंदर होता है क्या है कि अपन सबसे पहले 12th में साइंस स्ट्रीम लेना होता है। साइंस स्ट्रीम के अंदर अपन को एग्रीकल्चर, मैथ्स और बायो, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद में मतलब इसमें कोई भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट भरने रहते हैं आपके साथ, पीसीबी, एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को यही बताना चाहूँगी कि लोगों का ये मिथ होता है कि जिस बच्चे के पास एग्रीकल्चर है वो ही जेट के एग्ज़ाम दे सकता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास मैथ है, बायो है, बस साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। पहले बेटा ये बताओ कि ये जो जेड एग्ज़ाम होता है वो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए होता है? हाँ, दरअसल ये एग्ज़ाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ही होता है। तो इसके अंदर आपको, जैसे आपने एग्ज़ाम दे ली, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी होगी, जैसे कि खाद बनाना, कीटनाशक, पीड़कनाशक, एपीकल्चर और डोमेस्टिकेशन और पशुपालन और बहुत सारी जो भी कृषि से रिलेटेड अपने ग्रामीण परिवेश में जितने भी कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी, तो उन सब से रिलेटेड आपको स्टडी करवाई जाएगी। आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी 3 साल बाद में। फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें पीजी करने की। ये यूजी कोर्स है। फिर इसके लिए साइंटिस्ट की भर्ती निकलती है, तो फिर उसको क्लियर कर लोगे तो आप एक तरीके से कृषि के वैज्ञानिक कहलाओगे। बेटा एक बात बता कि जरी तो हेल्थ तो दिलागरी को नहीं के कृषि के मायने जावे, तो वो कृषि जो विषय है वो क्यों चुनियो? तो बस चुनना को ही है कि मैं सिक्कर में रहे, वहाँ तो थान ध्यान ही है, शहरी सिटी में कहीं हुए एकदम कंजस्टेड माहौल हुआ है। तो ये चक्कर में हमारे पापा जी अभी 1-1.5 साल पहले पड़ोस में प्लॉट खरीदो, तो हमेशा पापा जी दूसरा देश में रहता कुवैत में, तो हमेशा यहाँ पूछता कि थे काई उगायो, क्योंकि थोड़ी ठंडी हवा चाहिए रहती। तो मैं कोशिश करता, पौधा ले रहा था नर्सरी से, हम पानी डालता, अब हम खाद डालता, बट वे पौधा मुरझा जाता, सूख जाता। तो मन कदे यहाँ दुख होता कि आपना भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज होता तो आप अच्छे से कर पाता। तो फिर मैं सोचा कि बहुत सा लोग यहाँ का अभी बार नॉलेज को नहीं हुआ कृषि के बारे में, तो वो एक अच्छी स्ट्रीम है कि एजुकेशन से रिलेटेड भी है और अपन इस चीज़ के बारे में पौधा मुरझाया जना तू आज जेड टॉप कर ली। हाँ, बस वही है, मतलब वो अंदर से हुई। जब भी मैं पढ़ती तो ये सोचती कि अगर आप कम नंबर या नहीं सेलेक्ट हो पाया तो अपन उमो को चलो जैसी हाथ से। अच्छा एक बात बताओ, अब जहाँ कृषि का जो आपका सब्जेक्ट चुना आपने, तो ये कृषि के अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद में या कृषि की पूरी पढ़ाई करने के बाद में आप कौन सी फील्ड में जाना चाहोगी? तो मेरा सबसे ज़्यादा डेयरी वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को, मतलब पशुओं से रिलेटेड। क्योंकि एक बचपन में मेरा एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी सी थी ना, एकदम छोटी सी थी, तो मैं ननिहाल में थी, तो वहाँ पे गाय थी, तो मतलब उसका दूध कोई नहीं निकाल पाता था, बट पता नहीं मैं गई उसके पास और मैंने ऐसे ही उसका दूध निकाल लिया बिना टाइम के। तो फिर सब लोगों को ऐसे हुआ कि ये क्या लड़की है। तो मेरे को हमेशा से दूध और गायों की सेवा करने में, उनको जानने में, अभी जैसे लंपी वायरस आया था गायों के लिए, तो मतलब उसमें भी मुझे वाकई नहीं कुछ करना चाहिए अपन को, देश के लिए, गायों के लिए, औरों के लिए। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स तो गायों के लिए आपको इतना वो दिल में है, तो फिर आप वेटनरी में भी जा सकते थे, तो फिर एकदम से कृषि में आने का? हाँ, तो वो हुआ कि मतलब इसमें मेरे को और भी फील्ड मिल सकती थी। वेटनरी में जाती तो मुझे केवल गायों के लिए नहीं, डेयरी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मुझे इसे हर ऑप्शन मिल सकता है मुझे जेट वाली एग्ज़ाम में। अब मैं वेटनरी में जाती तो मुझे केवल जैसे कि सेवा करने का एक तरीके से डॉक्टर हो जाता वो उनका, जैसे कि कोई भी जानवर का डॉक्टर ज़रूरी नहीं है वो गायों का ही हो। इसलिए मैंने ये एग्रीकल्चर वाला फील्ड ही चूज़ किया, जिससे मुझे नेचर से ज़्यादा लगाव। आप देख सकते हो हमारे ये चिड़िया, ये पौधे, तो उससे हमेशा। अच्छा आपके जैसे 12th के अंदर जो नंबर आए थे वो कितने % थे? 12th में मेरे 86.20 थे। अच्छा, तो 12th में तो आप टॉप नहीं कर पाए, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ हमेशा से। ऐसे नहीं होता कि जो 10th-12th में बच्चा टॉप करे वो ही आगे टॉप कर पाए। एवरेज स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये देखो बच्चों, आप उनके लिए ये जो एवरेज आप पढ़ने के अंदर है उनके लिए संदेश है कि 86% थे 12th के अंदर, उसके बावजूद उन्होंने जेड एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान टॉप किया है। तो यदि आपके भी यदि 12th में नंबर कम है तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी आगे इनकी तरफ बढ़ सकते हो।
अच्छा, आपने ये जो किया कंप्लीट, तो इसके लिए पढ़ाई के लिए कितने घंटे, क्या क्या कैसे तैयारियाँ की? तो सबसे पहले तो आपको घर वालों का सपोर्ट तो होता ही है। आई थिंक जितने भी परिवार हैं, पेरेंट्स चीज़ ही ऐसी होती है जो सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो मेरी कोचिंग संस्थान ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, केशवानंद शिक्षण संस्थान ने, उसका तो भरपूर सपोर्ट रहा। मतलब ये एक होता है कि क्या होता है कि 6-7 घंटे अपन कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर बस उनका काम ख़त्म हो गया। बट मेरे केस में ऐसा था कि मतलब अगर मैं रात को 12 बजे भी डाउट पूछ लेती थी ना कि सर, जैसे बच्चा लेट नाइट तक पढ़ता है कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, तो मतलब उन्होंने कभी मना नहीं किया, चलो बच्ची ने डाउट पूछा, डाउट सोल्व करो। सुबह 4 बजे मेरे को कोई डाउट आया, डाउट सोल्व करो। तो हमेशा से मेरे को कभी पढ़ाई से दूर हो ही नहीं पाई मैं, क्योंकि जनरली बच्चों के डाउट सोल्व नहीं हो पाते तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि पता ही नहीं, आता नहीं है मेरे को, ये नहीं वो नहीं। पर हमेशा से सपोर्ट रहा, और मेरा यही शेड्यूल रहता था कि मैं जल्दी उठ के पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करती थी रात को सोने से, क्योंकि वो बायोलॉजिकल साइकिल ऐसे ही सेट थी। तो मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के पढ़ती थी, फिर 8-9 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना, नहाना धोना, 12-1 बजे तक थोड़ा नैप ले लेती थी दोपहर में, फिर वापस से 8-9 बजे तक पढ़ती थी। फिर ये नॉर्मल शेड्यूल रहता था मैं, और मैं कभी बिगाड़ती नहीं थी शेड्यूल को। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, पूरी रात पढ़ने लग जाते हैं या फिर सुबह बहुत जल्दी उठने लग जाते हैं। इस पर गलत इम्पेक्ट आता है एग्ज़ाम पे। और ये तो बच्चे जनरली सब पढ़ते हैं, सब बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है, पेरेंट्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं, बट वो प्रेशर होता है ना 3 घंटे का, वो जो मैनेज कर लेता है ना वो आगे निकल जाता है। तो इस बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मतलब कोचिंग वालों का इतना सपोर्ट रहा, घर वालों का इतना सपोर्ट रहा, तो मेरे को एग्ज़ाम में लग ही नहीं रहा था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। बस 1.5 घंटे पहले पहुँच गई थी, आराम से मैंने एक झपकी ले ली थी एग्ज़ाम हॉल में ही, और अच्छे से पेपर दिया एकदम। और इसका रिज़ल्ट मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो आरती, आपका जो भविष्य बहुत उज्जवल हो, एग्रीकल्चर के अंदर आप ऊंचाइयां छुएं, ये शुभकामनाएं हैं। और ये देखिए, आरती ने ये जो संदेश तो आपको दे ही दिया कि जो बच्चे एवरेज हैं वो परसेंटेज कम आने से निराश नहीं हो। दूसरा ये है कि सीकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नगरी का खिताब दिया था। उन्होंने कहा था कि सीकर शिक्षा नगरी है। तो सीकर शिक्षा नगरी सिर्फ इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर कॉलेज या कोचिंग्स ज़्यादा है। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, इन्हीं के दम के ऊपर, जैसे अभी विदुषी शेखावत ने राजस्थान में टॉप किया, आरती कुमावत ने इसने जेड एग्जाम राजस्थान के अंदर टॉप किया। तो सीकर जिस तरह से, या सीकर की बच्चियां जिस तरह से राजस्थान टॉप कर रही है और सीकर को शिक्षा नगरी होने का नाम ये सार्थक कर रही है, इन्हीं के दम के ऊपर आज सीकर शिक्षा नगरी है। धन्यवाद।